ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अभी एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है और कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों के मिस्टर शेन से मिलना है। गार्ड्स उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है, तो जिया कहती है कि नहीं। तो फिर वो लोग साफ मना कर देते हैं कि फिर तो उसे अंदर जाने नहीं मिलेगा। फिर अपने ग्लासेस हटाकर उन दोनों को देखने लगती है और फिर तुरंत ही उन्हें मनाने लगती है कि भाइयों प्लीज़ मुझे जाने दे दो, मुझे मिस्टर शेन से बहुत ज़रूरी काम है। तो भी वो लोग उसे जाने नहीं देते और कह देते हैं कि अगर उसे इतना ही मिस्टर शेन से मिलने जाना है ना, तो वो बाहर से बिल्डिंग क्लाइंब करके उनके टॉप फ्लोर तक जा सकती है। फिर जिया बिल्डिंग क्लाइंब करके यहाँ पर शेन के विंडो से उसके रूम तक पहुँच जाती है और कहने लगती है कि हाय मिस्टर शेन, सच में आप तक पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मैं इतना मेहनत करके आई हूँ। शेन तो उसे देखकर शॉक हो रहा होता है कि वो ऐसे कैसे आ गई। तभी इतने में जिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है और इसकी वजह से उसका शर्ट और खुल जाता है। तो फिर वो गुस्से में कहता है कि अब भी मुझसे दूर हो। तो फिर जिया यहाँ पर उससे दूर होती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर आई गई हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपना 10 मिनट दे दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शेन कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कोई भी डील करना चाहूँगा। तो जिया कहती है कि तुम नहीं चाहते होंगे ना कि तुम्हारे बारे में ऐसी हेडलाइंस बने कि तुम अपने सीक्रेट लवर से मिल रहे थे और फिर तुम्हारी लवर की जान चली गई। ये सुनकर शेन गुस्सा होता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो तुरंत ही फिर सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बुलाने लगता है। तो यहाँ पर जिया उसके पैर पकड़ लेती है और उससे मना रही होती है कि प्लीज़ मिस्टर शेन मुझ पर तरस खा लो। तो यहाँ पर फिर शेन नहीं मान रहा होता है और कहता है कि मेरी शर्ट छोड़ो। पर जिया छोड़ नहीं रही होती है तो वो नंबर काउंटिंग करने लगता है और इतने में सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। फिर तुरंत ही शेन को सॉरी कहने लगते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखे और दरवाज़ा बंद करके वापस चले जाते हैं। तभी जिया यहाँ शेन के पास हुआई ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है और फिर वो उसे पूछने लगती है क्या हुआई ग्रुप कंपनी के साथ आपकी डील फाइनल हो गई, अगर नहीं हुई तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस डील को फाइनल करवाने में। तो शेन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो जिया फिर तुरंत ही उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए बताने लगती है कि मैं शू ग्रुप कंपनी की फाउंडर हूँ और आपको तो याद ही होगा मैंने आपके सेक्रेटरी को बहुत सारे कॉल्स करी थी। तो शेन कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे सेक्रेटरी को कॉल कर करके उसे हैरेस करके रखी थी। तो ये कहती है कि हैरेस वर्ड कितना ज़्यादा ख़राब है ना, ऐसा मत बोलो, मैं तो बस सेल्फ रिकमेंडेशन दे रही थी। वो शेन को ऑफर देने लगती है कि अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो मैं बदले में आपकी हुआई ग्रुप कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवा दूंगी। शेन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर उसकी मोम से आवाज़ देने लगती है कि शेन दरवाज़ा खोलो, मॉम यहाँ पर तुमसे मिलने आई है। तो शेन जिया को जल्दी से यहाँ पर अपने वार्डरोब में छुपाने आ जाता है और उसे समझा देता है कि अब तुम चुपचाप यहीं पर ही रहना, अगर चुपचाप रहोगी तो मैं तुम्हारी कंपनी में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो वो खुशी खुशी मान जाती है और अपने आप को वार्डरोब में बंद भी कर लेती है। फिर यहाँ पर शेन जाके दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर शेन की मॉम अपने साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन को भी लेकर आई होती है। वो जल्दी से अंदर आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम तो जाग रहे थे, तो इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें दरवाज़ा खोलने को। लिन कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, वैसे भी शेन हमेशा काम में इतना बिजी रहता है, तो कहीं मैंने यहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर फिर मॉम शेन से कहने लग जाती है कि लिन कितनी ज़्यादा अच्छी है, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ये शंघाई से यहाँ तक आई है फ्लाइट करके, और तुम हो के तुम उसे थैंक यू बोलने के बजाय दरवाज़ा खोलने में भी इतना टाइम लगा रहे थे। शेन कहता है कि मॉम मैं बस यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आया हूँ और ये अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि ये सही नहीं है। तो फिर लिन कह रही होती है कि मैं तो बस तुम्हें मिस कर रही थी। शेन लिन से कह देता है कि देखो आज बहुत रात हो गई है, तो हम लोग अब कल बात करते हैं, तो अब जाओ यहाँ से। तो मॉम कहती है कि क्या रात हो गई है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। और फिर ऐसा बोलकर वो उसका वार्डरोब खोले जाती है उसके कपड़े निकालने के लिए। तो जिया तो अंदर डर जाती है कि कहीं वो खोल ना दे और वो प्रे करने लगती है कि बस खोलना मत। तभी यहाँ पर शेन अपनी मॉम को रोक लेता है कि मॉम बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आप लोग इतना फ्लाइट से आने के बाद थक गए होंगे ना, तो मैं खाना यहीं पर ही मंगवा लेता हूँ। तो फिर मॉम मान जाती है, पर तभी इतने में उन्हें यहाँ पर जिया की ईयरिंग मिल जाती है और वो ये देखकर शेन से पूछने लगती है कि ये तो किसी लड़की की ईयरिंग है, क्या तुमने घर पे किसी लड़की को छुपा के रखे हो, मुझे यहाँ पर किसी लड़की की परफ्यूम भी आ रही है। तो यहाँ पर फिर जिया तो डर जाती है और उससे थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है। तो मॉम तुरंत ही वार्डरोब खोलकर जिया को देखकर शॉक होती है और फिर खुश होकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इसलिए देर लगी क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने यहाँ पर छिपा के रखे थे। तभी जिया जल्दी से यहाँ पर शेन की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं तो बस यहाँ पर मिस्टर शेन के साथ काम की बात करने आई थी। तो ये सुनकर मॉम तो बहुत ही खुश होने लग जाती है कि तुम मुझे यंग समझ रही हो।
फिर वो तो जल्दी से अब लिन को कहने लग जाती है कि तुम अब जिया को अपनी बड़ी सिस्टर समझो, और देखो लिन अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगी। तो यहाँ पर जिया फिर खुश होने लग जाती है कि मिस्टर शेन की मॉम मुझे अपनी डॉटर इन लॉ समझ के इतना अच्छे से ट्रीट करिए, यानी अगर मैं मिस्टर शेन की मॉम को जीत लूँगी तो फिर उन्हें मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। फिर शैन यहाँ पर अपनी मॉम को मना करने जा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, अपने घर में इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड छुपा के बैठे थे और मुझे पता नहीं लगने देना चाहते थे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगी। और फिर यहाँ पर शैन की मॉम जिया से कहने लग जाती है कि मेरा बेटा बाहर से इतना ज़्यादा कोल्ड बन के घूमता रहता है लेकिन अंदर से वो दिल का बहुत ही अच्छा है। फिर जिया तो एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि आंटी मुझे लगा था कि आपको मैं पसंद नहीं आऊँगी, इसलिए ही मैंने शैन को मेरे बारे में आपको बताने के लिए मना करी थी। तभी यहाँ पर शैन जिया को ऐसे झूठ बोलते हुए उसे देखने लग जाता है और मॉम कहने लगती है कि बुद्धू कहेंगी, आखिर मैं तुम्हें क्यों डिसलाइक करूँगी, मुझे तो तुम बहुत ही पसंद आई हो। तो चलो मैं और लेना भी बाहर कुछ स्नैक्स खाने जा रहे और तुम लोग अपना काम कंटिन्यू रखो जो कर रहे थे। और फिर मॉम तो जाते जाते जिया को उसकी इयररिंग पकड़ा देती है और लिन को पकड़ के लेके जाने लगती है। लिन यहाँ से जाना नहीं चाह रही होती है पर मॉम फिर भी उसको बाहर कर देती है और फिर यहाँ पर वो बहुत ही खुश होकर शैन को इशारा करके चली जाती है। फिर शैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। तो वो कहती है कि मिस्टर शैन आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी तो सही नहीं होगा, अभी तो आपकी मॉम मुझे अपनी डॉटर इन लॉ समझ के गई है, फिर मैं बाहर जाकर उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे तो लगता है कि हमें इस एक्टिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, आप बस मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, बदले में मैं आपकी फैमिली को हैंडल करने में आपकी मदद करूँगी। तो शैन कह देता है कि मेरी फैमिली को मैं कैसे हैंडल करूँ, ये मेरा बिजनेस है तुम्हारा नहीं, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फिर जिया तुरंत ही रोने लग जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इस तरीके से तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ जो कि बिल्कुल भी सही हरकत नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा पार्टनर 10 मिलियन के साथ कंपनी छोड़कर भाग गया है और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को पैसों की ज़रूरत है, उसके बिना तो कुछ हैंडल ही नहीं हो सकता, तो अब मैं उनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ ना, ऐसा फिर वो रोते हुए बताती है। तो शैन भी फिर इमोशनल हो जाता है और वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शैन जब छोटा था तो वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसे ही रोते हुए चुप करा रहा था। अब यहाँ पर वो जिया के भी आंसू ऐसे ही पोंछने जा रहा होता है पर फिर रुक जाता है और कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें 10 मिलियन उधार पे दे रहा हूँ। तो जिया तो बहुत ज़्यादा खुश होकर तुरंत ही उसे थैंक यू बोलने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर शैन अब आप फिक्र मत करो, मैं 1 महीने के अंदर ही इतने सारे पैसे कमा लूँगी और आपके 10 मिलियन भी वापस कर दूँगी और साथ ही आपकी फैमिली से डील करने में भी आपकी मदद कर दूँगी। तो शैन भी मान जाता है कि ठीक है और फिर जिया जैसी यहाँ से बाहर निकलती है तो वो अपनी कंपनी की एम्प्लॉय को कॉल करके बताने लग जाती है कि सभी एम्प्लॉयज़ को बता दो कि अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो रही है, लेन ग्रुप कंपनी हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी भी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि आखिर उसने ये कैसे कर दिखाई। तो जिया कहती है कि असल में मैंने अपने आप को बेच दी और फिर वो पूरी डिटेल में कहानी अपनी सेक्रेटरी को सुना देती है। तो सेक्रेटरी कहती है कि यानी आपको 1 महीने के अंदर मिस्टर शैन के 10 मिलियन कमा कर उन्हें रिटर्न करने होंगे और साथ ही में मिस्टर शैन की फैमिली की अरेंज की हुई मैरिज से उन्हें बचाना होगा। फिर जिया बाहर जाने लगती है तो दोनों गार्ड से पूछती है कि अब तुम लोग बताओ वापस क्या तुम दोनों मुझे रोकोगे। तो वो लोग डर के मारे मना कर देते हैं कि अब वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में शैन अपने असिस्टेंट के साथ जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तो दोनों यहाँ पर जिया को भी एयरपोर्ट पर देख लेते हैं और असिस्टेंट कहने लगता है कि सच में बॉस आप दोनों की किस्मत लगता है बहुत जुड़ी हुई है। तो शैन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके आई है और पर्पसली यहाँ पर मेरे साथ सेम जगह पर पहुँचने के लिए ये सब कर रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस मैं समझ गया, यानी मुझे तुरंत ही कार्ड लेकर चलना चाहिए। तो शैन कहता है कि नहीं रुक जाओ, वैसे भी यहाँ पर टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है तो हम उसे भी साथ में ले लेते हैं। पर तब यहाँ पर सूजी के पास उसका फ्रेंड हान आया होता है, उसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताता है कि मैं स्पेशली यहाँ तुम्हें पिक करने आया हूँ। फिर जैसे ही शैन अपना कार से निकल रहा होता है जिया को यहाँ पर लाने के लिए तभी वो देखता है कि वो तो किसी और ही लड़के के साथ जा रही है। तो फिर वो अपसेट हो जाता है और गुस्से में कार में बैठने के बाद अपने असिस्टेंट से कह देता है कि अभी मुझे कंपनी लेके चलो और उसे मेरी तरफ से एक मैसेज दे दो कि कल उसने जो भी मुझे मुंह से बोली है वो सब डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा और हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। आखिर उसने अपने मुंह से बोली है कि वो मुझे 10 मिलियन का फ़ायदा करवाने वाली है तो मैं भी तो देखूँ कि वो ये कैसे कर लेगी। असिस्टेंट कहने लगता है कि सच में बॉस ये चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो आपको तो
मिस जिया को और टाइम देना चाहिए। इस पर शैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने अपने मुंह से बोली थी ना कि वो करेगी, तो आखिर ऐसे कैसे मैं उसे और टाइम दूँ? अगर वो नहीं कर सकती है तो उसने मुझसे पर्सनली इस बारे में बात क्यों करी? तब यहाँ पर हान जिया के साथ कार में होता है और उसे पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी घर लेके चलूँ या फिर हम लोग बाहर कुछ खाने को चलें? तो कहती है कि अभी तो मुझे बैंक लेके चलो, मुझे अपना घर लोन पे रखना है। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा घर तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें दिए हुए और तुम उसे लोन पर रखने का सोच रही हो। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें लोन पर पैसे दे सकता हूँ। तो फिर जिया कहने लगती है कि आखिर मैं अपनी खुद की कंपनी हैंडल करने के लिए पैसों का अरेंजमेंट भी खुद कर सकती हूँ, और वैसे भी बिजनेस वगैरह करने में थोड़ा लोन वगैरह तो लेना देना चलता है, इसलिए अब तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। तो फिर हान मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें अगर अपने ऊपर बिलीव है तो मुझे भी तुम पे बिलीव है, लेकिन हाँ अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो जिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। फिर नेक्स्ट डे जिया अपनी कंपनी जाती है। यहाँ पर सारे उसके एम्प्लॉयज़ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें सैलरी मिलेगी कि नहीं। तो जिया यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को बताती है कि सैलरी का इशू सॉल्व हो गया है, आज आफ्टरनून में ही आप सभी को आपकी पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और शॉक भी। जिया उन लोगों को बता रही होती है कि लिंक ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर शेन ने हमारे कंपनी में 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो 10 मिलियन सुनकर तो सभी खुश हो जाते हैं, पर जिया उन सभी को बताती है कि उसने मिस्टर शेन के साथ एक डील करी है जिसमें वो 1 महीने के अंदर ही उन्हें 10 मिलियन का प्रॉफिट करके दिखाएगी। तो सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं कि ये कैसे होगा। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सभी को भी ये चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन आखिर मिस्टर शेन को भी हम पर बिलीव है, तो हमें भी तो अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए ना कि हम ये कर सकते हैं। तो सभी लोग भी फिर इस पर हाँ कहते हैं। ये कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, अगर हम लोग सक्सीड हो गए तो मैं तुम लोगों को 10 टाइम्स ज़्यादा बोनस दूंगी, और अगर हम फेल हुए तो सारा लॉस मैं अकेले झेलूँगी, तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप जिसे मुझ पर बिलीव नहीं वो अभी सैलरी लेकर यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो मेरे साथ मिलकर कंपनी के लिए फ़ाइट करो, हम लोग साथ मिलकर मिरेकल कर सकते हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर साथ में मिलकर काम करने के लिए मान जाते हैं कि वो लोग अपना बेस्ट देंगे। तो फिर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, फिर हम अपना प्लान डिस्कस करते हैं। फिर जिया अपने सभी एम्प्लॉयज़ से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करती है और सभी को उनके काम पे लगा देती है और कहती है कि अब मैं जाती हूँ अपना काम करने। फिर वो अपने ऑफिस में होती है और वर्क करते हुए शेन के असिस्टेंट से कॉल पे बात करती है और उससे पूछती है कि उसे लिन ग्रुप कंपनी के कोर इन्फॉर्मेशन का डेटा चाहिए। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि असल में वो डेटा तो मैं नहीं चेक कर सकता हूँ, मेरे पास परमिशन नहीं है, आपको फिर खुद कंपनी आना होगा और मिस्टर शेन से बात करनी होगी। फिर जिया तुरंत यहाँ से निकलने लग जाती है। तो उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि वो कहाँ पे जा रही है। तो जिया बताती है कि मैं लिन ग्रुप कंपनी जा रही हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि अगर उन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कहती है कि फिर मैं उस मिस्टर शेन के सामने रहूँगी। फिर जिया शेन की कंपनी आ जाती है और रिसेप्शन पर बात करती है कि उसे उसके सीईओ मिस्टर शेन से मिलना है। तो फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो उसे अपॉइंटमेंट आज का नहीं मिल सकता। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मिस्टर शेन को कॉल करो और बताओ कि एडवर्टाइजिंग कंपनी की मिस जिया यहाँ पर उसे मिलने आई है। अगर वो मुझसे मिलने के लिए नहीं मानेगा तो फिर मैं उससे बता दूँ कि प्रोजेक्ट फिर डिले में जो भी देरी लगेगी उसकी ज़िम्मेदारी भी उसे लेनी पड़ेगी, मैं नहीं लूँगी। तो फिर रिसेप्शनिस्ट कॉल करनी जा रही होती है, तभी यहाँ पर लेनी ये सब सुन चुकी होती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड आई हुई है। ओ, क्या हुआ? तुम अगर मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड हो तो तुम उनके ऑफिस तक नहीं जा पा रही हो, यानी तुम्हारी इतनी भी वैल्यू नहीं है क्या? तो सारे एम्प्लॉयज़ ये सुनने के बाद फिर यहाँ पर जमा हो जाते हैं और लेन उन लोगों को बताने लगती है कि ये लड़की मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही है। तो सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि सच में लग तो नहीं रहा है कि ये मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी मिस लिन की एंगेजमेंट मिस्टर शेन के साथ अभी जल्दी होने वाली है ना। तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता और सभी जिया के ऊपर ही हंस रहे होते हैं कि वो यहाँ पे ड्रामे कर रही है और मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही है। जिया रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि तुम मिस्टर शेन को कॉल लगाओ। लेकिन कहती है कि 1 मिनट रुको। वो जिया से कहती है कि तुम आखिर मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड हो तो खुद उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं और तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर तक नहीं है। तो जिया फिर जवाब में कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, ना कि कुछ ये सब हरकतें करने। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो यहाँ पर नाम की इंटर्न बन के घूम रही है लेकिन अपना काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है। तो सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है। तब यहाँ पर लिन की बेइज्जती हो जाती है तो वो चिल्लाती है कि कुछ भी मत बोलो। इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और उसे देखकर लिन जल्दी से उसे कहने लगती है कि अच्छा हुआ शेन तुम यहाँ पर आ गए।
तो जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम आखिर मेरे बॉयफ्रेंड को नाम लेकर कैसे बुला सकती हो। वो तुरंत ही जाकर शेन को किस कर लेती है। तो शेन तो बिल्कुल भी जिया को दूर नहीं करता है और वो साथ में कोऑपरेट कर रहा होता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर शेन उसे पूछने लगता है कि तुमने यहाँ पर आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। तो जिया कहती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, इसलिए मुझे खुद पर्सनली यहाँ पर आना पड़ा। तो शेन कह देता है कि अगली बार से तुम्हें ये छोटी चीज़ों के लिए खुद आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट को अरेंज कर दूँगा। और फिर यहाँ पर शेन लिन से कह देता है कि वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है ना, तो वो अब उसकी जॉब की पोजीशन चेंज करेगा। और फिर ये बोलकर शेन यहाँ से जिया को लिफ्ट में लेके जाने लगता है और लिन को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर यहाँ लिफ्ट बंद होते ही दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जिया तुरंत ही क्लियर करती है कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसे ये सब एक्ट करना पड़ा, तो वो ज़्यादा ना सोचे। शेन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी। जिया कहती है कि फिर क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। शेन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिया कहती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का अभी 6 महीने का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए। तो फिर वो कहता है कि साथ चलो। फिर ऑफिस में आने के बाद वो उसे कहता है कि मैं डेटा इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है। तो जिया तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है। तो शेन अपने असिस्टेंट को एग्रीमेंट लाने के लिए बोलता है और जिया से बताता है कि वो उसके साथ एक कपल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जिया कहती है कि लेकिन हम तो पहले से ही कपल बनने का प्रिटेंड तो कर रहे हैं ना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो अपने सारे रूल्स यहाँ पर फिर अपने असिस्टेंट से लिखवाने लगता है, जिसमें पहला रूल वो बताता है कि जिया उसके हर ऑर्डर पर उसके लिए अवेलेबल रहेगी उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए। साथ ही दूसरा रूल ये कि जब भी नेसेसरी फिज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको वो मना नहीं कर सकती। और तीसरा ये कि वो किसी भी लड़के के साथ कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की उसे 100 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिया ये सुनकर गुस्सा होने जा रही होती है, पर चैन यहाँ कंटिन्यू रखता है और अपना नेक्स्ट रूल बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ वो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन जिया नहीं। तो कहती है कि अच्छा, तो तुम जब चाहो इस रिलेशन को ब्रेक कर सकते हो और मैं बस देखती रह जाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि इसमें उसका भी तो फ़ायदा है ना। पहला नंबर उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, दूसरा नंबर उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर वो बाहर से भी अपना प्रॉफिट ले सकती है, तो ये डील उसके लिए भी तो अच्छी है। जिया मान जाती है कि ठीक है, लेकिन अब मेरी भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है। फिर वो अपनी फर्स्ट कंडीशन बताती है, जिसमें वो कहती है कि उसे शेन की कंपनी के सारे रियल डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दूसरी कंडीशन वो रखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम कभी मुझ पे डांट नहीं सकते हो, गुस्सा नहीं कर सकते हो। तो शेन कहने लगता है कि तुम अपनी लक आजमा रही हो। जिया कहती है कि ये तो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या तुम पूरे नहीं कर सकते। तो शेन तुरंत ही मान जाता है और अपने असिस्टेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने के लिए बोलता है। फिर दोनों ही एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं और हैंडशेक करके ये डील कंप्लीट करते हैं। फिर इतने में शेन को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कॉल पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्या करे कि लिन यहाँ पर मेरे पास रोते हुए आई है। तो शेन कहता है कि डैड, मैंने बस अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढा हूँ, तो इस बात पर आपको इतना भी ज़्यादा गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसके डैड गुस्से में उसे ऑर्डर देने लगते हैं कि तुम इसी वक्त ही लिन के घर पे जाओ और उसके डैड से माफ़ी मांगो। तो जिया तो शेन और उसके डैड की कॉल की बातें सुनकर हंस रही होती है और मन में सोचने लगती है कि अब मुझे पता चला कि ये शेन इतने ज़्यादा गुस्से वाला क्यों है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसके डैड गुस्से वाले हैं। तभी शेन अपने डैड से कह देता है कि मेरे पास अब पहले से गर्लफ्रेंड है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा हूँ। और फिर वो कॉल रखते यहाँ पर जिया से कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए, और उसे पकड़ के लेकर जाता है। और फिर शेन जिया को एक कपड़े की शॉप में ले आता है और कहता है कि ये लो कार्ड और तुम्हें जो भी चीज़ें खरीदनी है वो खरीद लो। और फिर यहाँ पर वो उससे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है और उसके लिए ड्रेस चूज़ करवाता है। और फिर फाइनली शेन को जिया की एक ड्रेस पसंद आ जाती है, तो वो कह देता है कि ठीक है, हम ये वाली खरीदेंगे। तो जिया उसके पास आकर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो शेन कहता है कि अच्छी लग रही हूँ, और हाँ, मेरे पैसे की ड्रेस तुम सिर्फ मेरे लिए पहनोगी और ये सब ड्रेस तुम किसी और के लिए नहीं पहनोगी। ये कहती है कि तुम तो अब भी से इतने जेलस हो रहे हो, तुम तो पूरे अपने रोल में हो। फिर यहाँ पर स्टाफ जिया के सारे बैग्स ले आती है, तो शेन पूछता है कि ये क्या है। तो ये बताती है कि ये तुम्हारे सभी घर वालों के लिए गिफ्ट है, फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारे लिए भी है। और फिर ये लोग यहाँ कार में आके बैठते हैं। वो शेन को बताने लगती है कि आखिर मैं पहली बार तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ, तो खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने अंकल आंटी दोनों के लिए गिफ्ट ली हूँ। तुम्हारी मॉम के लिए मैंने अच्छा सा ब्रॉच ली हूँ जो कि वो अपनी कोट में लगाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारे डैड के लिए मैंने टी खरीदी हूँ।
मैंने तुम्हारे डैड का एक इंटरव्यू देखी थी जिसमें मुझे पता चला कि उन्हें टी में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल वाली टी उनके लिए ली हूँ। शेन कहता है कि सच में तुम तो ऑब्जर्व करने में कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुमने एक स्ट्रेंजर तक के लिए गिफ्ट ले ली। जिया कहती है कि रुको तुम्हारे लिए भी है, और फिर वो उसे क्रिस्टल बॉल दे देती है। तो शेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जिया ने उसके लिए भी गिफ्ट ली। तभी यहाँ पर जिया उसे इन सारे गिफ्ट का बिल पकड़ा देती है कि टोटल 42,000 हो गया है, जो कि अभी उसे पे करना होगा। वो कहती है कि देखो कपड़े तो मेरे लिए थे तो उसके पैसे मैं भर दूंगी, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तो वो तुम भरना। तो बेचारा मनी मन बहुत अपसेट होता है और तुरंत ही उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। और जिया देखती है कि उसने 42,000 नहीं बल्कि 52,000 दे दिए, तो वो तो और हैप्पी हो जाती है। और फिर जैसे ही शैन यहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर के बाहर पहुँचता है तो मॉम तो इन लोगों को पिक करने के लिए बाहर आ जाती है। जिया जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें हेलो बोलती है। तो फिर शैन की मॉम जिया की तारीफ़ करने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आज, मेरा बेटा कितना ज़्यादा लकी है कि उसे तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिली है। तो जिया भी शैन की मॉम की तारीफ़ कर देती है, तो वो खुश हो जाती है और दोनों तो इतनी अच्छी फ्रेंड बन जाती है और तुरंत ही अंदर चली जाती है। तो शैन फिर खुद अंदर जाता है क्योंकि उससे तो भाव ही नहीं मिलते। फिर जिया अंदर आने के बाद शैन के डैड को भी हेलो अंकल कहती है, पर वो रिटर्न में उसे कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में मैगजीन फेंकते हुए शैन से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पर फिर जिया शैन की मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और शैन के डैड उसे अपने साथ दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा मत बंद करो, और वो जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि जिया को ये बात सुनाई दे। वो कहते हैं कि तुमने किसी एरी गैरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं, वो लड़की हमारे फैमिली में एंटर करने लायक बिल्कुल नहीं है। तभी मॉम ये सुनकर जिया को तुरंत ही कहने लगती है कि तुम इन सब बातों को इग्नोर करो, इन दोनों डैड और बेटे के बीच में हमेशा ऐसे ही झगड़ा चलता रहता है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी ये लोग करते रहते हैं। जिया सोचती है कि अगर मैं रियल में शैन की गर्लफ्रेंड होती तो मुझे तो ये बात बहुत ही बुरी लगती और मैं यहाँ पे रुकती नहीं, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर एक्टिंग करने आई हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जिया शैन की मॉम के साथ किचन में यहाँ कुकिंग करने के लिए आ जाती है और कहती है कि आप कुकिंग का काम मुझे भी छोड़ दो, आज मैं आपको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ। तो फिर मॉम तो खुश होने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर तभी इतने में जिया देखती है कि शैन उसे ही देख रहा है, तो फिर वो अपनी नज़र हटाती है और यहाँ पर शैन की मॉम से कहने लगती है कि देखो मैं अब आपके लिए बहुत ही अच्छी सी डिश बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा की स्पेशल डिश थी और मैंने उनसे ही सीखी हूँ। तो फिर मॉम तो बहुत ही खुश होती है। फिर मॉम यहाँ पर ये सारे खाने को सर्व करती है और शैन के डैड को बताने लगती है कि ये सब जिया ने बनाई है। और फिर शैन की मॉम जल्दी से खाना टेस्ट करके तारीफ़ करती है कि ये तो कितनी अच्छी डिश है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो तुम्हें कितनी अच्छी डिश सिखाई। तभी शैन के डैड गुस्से में नहीं खाते और चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा खाना बनाया करते थे तो लगता है उन्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा, वो एक लूज़र होंगे। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हो, मेरे ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट थे और वो फैमिली के लिए भी ये सब करा करते थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली से प्यार था। और फिर शैन भी यहाँ पर जिया का साथ देने लगता है कि जिया बिल्कुल सही कह रही है, तो डैड अब मुझे यहाँ पर भूख बिल्कुल नहीं है, तो आप ही अपना डिनर एंजॉय करो। और वो जिया को लेके जाने लगता है तो उसके डैड यहाँ पर गुस्से में बीमार होने लग जाते हैं। तो कहता है कि डैड अब आप ओल्ड हो चुके हो ना, तो अपनी बीबी की मेडिसिन ले लिया करो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जिया को अपने साथ कार में लेकर आ जाता है। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें अपने डैड की कोई पड़ी नहीं है, उन्हें कुछ हो गया तो ये कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसे वो बहुत भारी एक्टिंग करते रहते हैं और इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर शैन कहता है कि वैसे आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे, तो तुम मेरे साथ उसकी बर्थडे पार्टी में चलो। ये कहती है कि तुम मुझे अपने फ्रेंड्स लोग से इसलिए मिलवाना चाहते हो ताकि तुम हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर सको, ताकि फिर जब तुम्हारा रिलेशन पब्लिक हो जाएगा तो तुम्हारे डैड को मानना ही पड़ेगा। तो शैन कहता है कि तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम समझ गई। और फिर शैन यहाँ जिया के साथ क्लब में पहुँच जाता है अपने फ्रेंड्स लोग को उससे मिलवाने के लिए और जिया को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शैन का फ्रेंड जिया को हेलो बोलता है और वो उसे बर्थडे विश कर देती है। तब यहाँ पर इस पार्टी में लिन भी बैठी होती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शैन से कहने लग जाती है कि ये लड़की हमारी तरह कोई रिच फैमिली की लड़की नहीं लगती है। तो शैन इन लोग को चुप करा देता है कि दोबारा मैं ऐसी बातें ना सुनूं। लिन कहती है कि जिया तुम सबसे पहली बार शैन से लिन क्लाइंब करने के बाद डायरेक्ट उसकी विंडो से रूम में कूदी थी ना। तो सुनकर फिर लिन के फ्रेंड्स जिया का और मजाक उड़ाने लगते हैं कि हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। तो जिया फिर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि इसमें आखिर तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो, इसमें शैन की गलती है, उसने मेरे कोई भी फ़ोन और मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था तो मैं उसके लिए परेशान हो गई थी और इसलिए मुझे यही तरीका ढूंढना पड़ा उसके पास पहुंचने का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं शैन के पास उसके विंडो से रूम में पहुंची, ये तुम्हें कैसे पता चला? लगता है तुम उसको ट्रैक कर रही हो, तभी तो तुम्हें उसकी हर पल की न्यूज़ मिल रही है। लिन चिल्लाती है कि बकवास मत करो।
तब यहाँ पर शैन का दूसरा फ्रेंड यहाँ बात को संभालता है और कहता है कि चलो सिस्टर इन लॉ हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करो। फिर वो लोग यहाँ पर जिया को भी ड्रिंक करने देते हैं, पर शैन रोक देता है कि नहीं, उसे ज़्यादा ड्रिंक मत करने दो, वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती है। तभी यहाँ पर लिन अपनी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि ये पक्का एक्टर होगी जिसे इसने अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए हायर किया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो लिन कहती है कि नहीं, पक्का ये लोग फेक है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास फिर एक आइडिया है जिससे हम ऐसे एक्सपोज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही शैन की तरफ बॉटल जाती है तो वो लोग शैन से पूछते हैं कि वो क्या चूज़ कर रहा है। तो शैन कहता है कि डेयर। तो लिन की फ्रेंड जल्दी से उसे डेयर दे देती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना होगा, वो भी पूरे 10 सेकेंड के लिए। ये सभी फिर इन लोगों को किस करने के लिए चीयर करने लगते हैं। तभी मना करती है कि नहीं, शैन को शर्म आ रही है इसलिए उसकी जगह मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। पर शैन जल्दी से यहाँ पर जिया को किस करने लग जाता है और फिर जिया भी उसे रोक नहीं पाती है। ये देखकर फिर सारे लोग खुश होते हैं, पर लिन को गुस्सा आती है और वो अपनी फ्रेंड को चिल्लाती है कि ये तुमने क्या कर दी, उसे जिया को किस करवा दी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगा था कि बस ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर लिन तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के बाद जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो जिया शैन से कहने लग जाती है कि आज उसने लिमिट क्रॉस करने वाला काम करा है, उसे बिना उसकी परमिशन के ऐसे किस नहीं करना चाहिए। तो फिर शैन कहता है कि लास्ट टाइम तुमने भी तो मेरी ऑफिस की लॉबी में सबके सामने मुझे किस करी थी, तो हमारा हिस्सा बराबर हुआ। तो जिया कहती है कि वो डिफरेंट है, मैंने तो बस हमारी एक्टिंग को रियल बनाने के लिए ऐसा करी थी, नहीं तो फिर हमारा सच सबके सामने आ जाता। तो शैन कहता है कि मैंने भी फिर वही किया था। क्या तुम्हें उधर समझ नहीं आया था कि वो लोग जानबूझ के हमें ट्रैप में फंसा रहे थे हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज करने के लिए। तो अगर मैं वैसा नहीं करता तो हम लोग सच में एक्सपोज हो जाते, तो मुझे ये करना पड़ा ताकि वो लोग हमारे रिलेशनशिप को मान सके और अब देखना दोबारा वो लोग शक नहीं करेंगे। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मेरी अब वापस एक और कंडीशन है जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि बिना परमिशन के अब तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते हो। तो वो भी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी अब एक और कंडीशन ऐड करूँगा। फिर शैन यहाँ मैसेज लिखता है कि उसके सारे फ्रेंड ग्रुप में आपस में बातें कर रहे होते हैं, उसका और जिया का फ़ोटो दिखाकर कि शैन अब सच में अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है। उसके बारे में फिर तो झूठी रूमर फैलाई जा रही थी कि वो नॉर्मल नहीं है और उसे कोई लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये प्रूव हो गया है कि वो बिल्कुल सही है। हमारी सिस्टर इन लॉ ने हमारे शैन का हार्ट अभी पिघला दिए। शैन तो ये मैसेज पढ़कर ही खुश होने लग जाता है। नेक्स्ट डे जिया की कंपनी में तो बहुत ही जोरों शोरों में काम चल रहा होता है और सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी कर देते हैं जो कि सेक्रेटरी यहाँ पर जिया को ला कर दे देती है। तो ये सारे प्रपोजल फिर जिया को सही लगते हैं और वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर मिस्टर शैन को ये प्रोजेक्ट दिखाकर डिस्कस कर लेती हूँ और अब तुम सभी जाकर अपनी छुट्टी इंजॉय करो और रेस्ट कर लो। फिर जिया शैन को जाकर ये प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाती है तो वो तीनों ही प्रोजेक्ट प्रपोजल की सारी कमियां बताने लगता है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल तो अच्छा है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो और डिटेल में होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो जिया कहती है कि मैं समझ गई, मैं थोड़ा इसको और डिटेल में पता करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, तो जो भी तुम्हें इसमें गाइड चाहिए रहेंगी तुम मुझसे कभी भी ले सकती हो। और हाँ, अपना कंप्यूटर 24 आवर ऑन रखना क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैसेज करूँगा ताकि तुम्हें गाइड दे सकूँ। और फिर नेक्स्ट डे जिया पूरा अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करने के बाद शैन को सेंड कर देती है, पर वो देखता नहीं है। तो फिर ये तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है, पर उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पर फिर ये असिस्टेंट को कॉल लगाती है और वो बताता है कि असल में आज मिस्टर शैन कंपनी आई ही नहीं है और वो अभी घर पे है। तो जिया फिर असिस्टेंट से शैन का एड्रेस मांगती है, तो वो कहता है कि मैं आपको उनका एड्रेस नहीं दे सकता क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी है, बॉस मुझे डांटेंगे। तो जिया फिर शैन की मॉम को मैसेज करती है कि आंटी मुझे शैन को सूप देने जाना था, तो क्या आप मुझे शैन का एड्रेस दे सकती है, मुझे उसके नए घर का एड्रेस नहीं पता। तो फिर उसकी मॉम तुरंत ही उससे एड्रेस सेंड कर देती है और फिर जिया यहाँ शैन के घर पे पहुँच जाती है। तभी शैन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता लग गया कि मैं बीमार हूँ तो तुम यहाँ मुझे स्पेशली देखने के लिए आई हो। तो जिया फिर उसे बताती है कि मैं तो बस प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाने के लिए आई थी, वो रेडी हो चुका है। तो शैन कहता है कि मैं अभी नहीं देखूंगा और वो उसके हाथ से अपना माथा टच करवाता है और कहता है कि देख लो मुझे कितना फीवर है। तो भी जिया यहाँ पर उसे प्रोजेक्ट प्रपोजल देखने के लिए ज़िद कर रही होती है, तो वो नहीं मानता और कहता है कि मैंने अपनी मेडिसिन भी नहीं लिया। तो जिया फिर तुरंत ही उसको मेडिसिन ला कर दे रही होती है, तो वो कहता है कि मैं खाली पेट मेडिसिन नहीं ले सकता, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं हूँ। तो जिया फिर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तो कहता है कि नहीं, बाहर का खाना क्लीन नहीं होता, मैं नहीं खाऊँगा। तो वो कहता है कि एक काम करो, क्यों ना तुम मेरे लिए बना दो। जिया को गुस्सा आने लगती है,
और यहाँ पर फिर शैन जिद कर रहा होता है कि फिर मैं प्रपोजल भी नहीं देखने वाला हूँ और डिले हो जाएगा। तो जिया मान जाती है और गुस्से में जाकर फिर किचन में कुकिंग करने के लिए गई होती है। पर तभी वो फ्रिज खोलती है और सारी चीज़ें दिखती है कि यहाँ पर तो कुकिंग के लिए कोई सामान है ही नहीं। तो वो सोचती है कि वो पकाएगी क्या। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर सारी ग्रॉसरीज वगैरह लेकर आ जाता है। तो जिया कहती है कि असिस्टेंट तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, तुम्हारे CEO को भूख लग रही है, तो चलो कुछ उसके लिए खाने को बना दो। तभी यहाँ पर असिस्टेंट को शैन इशारा कर रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस को बिल्कुल नहीं पसंद है कि उनके घर में एक टाइम पे ज़्यादा लोग रहे, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, आप ही बॉस का ख्याल रखो। और वो ये कहकर भाग जाता है और जिया को बाद में मैसेज कर देता है कि शैन को क्या खाना पसंद है। तो फिर जिया यहाँ पर फिर खाना बनाकर यहाँ शैन के पास ले आती है और कहती है कि ये गरम गरम सूप पी लो, तुम फिर ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ और ये कितना गरम गरम भी है। तो जिया फिर गुस्से में उसे फूंक के भी दे रही होती है और फिर यहाँ पर उसे सूप पिलाने के बाद वो तुरंत ही उसे मेडिसिन देने लग जाती है। तो शैन कहता है कि अब भी तो मैंने खाना खाया, कम से कम आधे घंटे बाद मेडिसिन पीऊँगा। तो जिया को फिर गुस्सा आती है और वो इसे रखती है। तभी शैन उसे एक और काम देने लगता है कि मेरा रूम कितना गंदा दिख रहा है ना, क्यों ना तुम इसे क्लीन कर दो, फिर ही तो बाद में मैं प्रपोजल देखूंगा। तो जिया मान जाती है और फिर तुरंत ही क्लीनिंग भी करने लगती है। तो वो उसे गाइड करने लग जाता है कि कहाँ कहाँ गंदा है और उसे इतना सारा काम करवा रहा होता है। तो वो गुस्से में करे जा रही होती है। तभी फिर शैन कहता है कि लाओ मेडिसिन दो, मैं मेडिसिन पीना चाहता हूँ। तो जिया फिर तुरंत ही उसे मेडिसिन पिला देती है और फिर कहती है कि अब तुम प्रोजेक्ट प्रपोजल देख लो। तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर तुम यहाँ चली जाओगी और तुम चली जाओगी तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो कहती है कि फिक्र मत करो मिस्टर शैन, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहूँगी। फिर यहाँ शैन को सुलाने के बाद जिया बाहर जाकर अपना सोने को करती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो यहाँ जल्दी से शैन के पास आती है। शैन तब तक प्रोजेक्ट प्लान देख चुका होता है और उससे दूर होकर बैठने लगता है और कहता है कि मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता लगा कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान देख लिया, इसमें अब कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो हम इस पर काम कर सकते हैं। तो जिया फिर खुश होकर इसे बाय बोलकर चली जाती है और फिर जब वो अपनी कंपनी पहुँचती है तो सारे एम्प्लॉयज़ फिर उसे देख रहे होते हैं और उसके रिएक्शन से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है। तभी फिर वो उन लोग को गुड न्यूज़ सुनाती है कि मिस्टर शैन ने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए। तो फिर सारे ही बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से काम करे थे और सच में प्रोजेक्ट अच्छा निकला। ये कहती है कि लेकिन अब असली चैलेंज तो अब शुरू है, तो अभी हमें और अच्छे से काम करना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा कि उससे कैसे मिलूँ। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा, तो तेरे और सिस्टर इन लॉ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। वो उसे आइडिया देता है कि वो फ्रेंड्स लोग की पार्टी रखकर उसे कोई बहाने से बुला सकता है। तो यहाँ पर शैन को ये आइडिया पसंद आता है और वो जिया को कॉल करके कहने लगता है कि आज मुझे अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा, हम 7 बजे चलेंगे। तो जिया कहती है कि अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो शैन कहता है कि क्या तुम हमारी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन भूल गई हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है। तब यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी सुनकर कहने लगती है कि क्या आप और मिस्टर शैन डेट पर जा रहे हो। तो जिया कहती है कि ये डेट कम काम ज़्यादा है। और फिर जिया अच्छे से तैयार होकर शैन के साथ उसकी फ्रेंड्स लोग की पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर शैन का फ्रेंड जिया से कहता है कि सिस्टर इन लॉ फिक्र मत करो, आज की पार्टी में मैंने उन ख़राब लड़कियों को यहाँ पर नहीं बुलाया हूँ जो कि पिछली बार आपको परेशान कर रही थी। और फिर लोग यहाँ मिलकर जिया से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और शैन की बीमारी के बारे में भी पूछ रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि आखिर ये इतना वर्कहॉलिक जो है तो बीमार तो हो गई ना। और फिर शैन के फ्रेंड यहाँ पर जिया से उसकी और शैन की फ़र्स्ट डेट के बारे में पूछने लगते हैं। तो जिया यहाँ पर न्यू कुछ भी कहानी बना लेती है। तो यहाँ पर फिर सारे फ्रेंड कहने लग जाते हैं कि तुम लोग तो सच में एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हो। फिर पार्टी के बाद जब ये दोनों कार में बैठते हैं घर जाने के लिए तो जिया शैन से कहने लग जाती है कि अगली बार मुझे इन फालतू की पार्टीज़ के लिए मत बुलाना जब तक कुछ ज़रूरी काम ना हो। तो शैन पूछता है कि रीज़न। तो जिया कहती है कि पहला तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ और दूसरा ये कि ये तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारी बस फेक गर्लफ्रेंड हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि जब हम दोनों अलग हो तो हमें उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े कि आखिर हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो शैन गुस्सा होकर जिया से कहने लग जाता है कि तुम लगता है अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मैं अपने फ्रेंड लोग से ऐसे ही कह दूँगा कि मैं तुमसे 1 महीने में थक गया, तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊँगा। तो तुम ज़्यादा मत सोचो। जिया फिर गुस्सा हो जाती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और फिर वो गुस्सा होकर उसकी कार में से निकल कर चली जाती है और शैन फिर यहाँ गुस्से में उसे वापस बुलाने भी नहीं जाता। फिर जिया यहाँ अपसेट खड़ी होती है और तभी उसे उसके फ्रेंड हान का कॉल आया होता है। तो जिया उसे बता देती है कि वो कहाँ पर है। तो फिर वो उसकी सेक्रेटरी के साथ मिलकर उसे यहाँ पिक करने आ जाता है।
और कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था ना, इसलिए मैं तुम्हारी एम्प्लॉय को लेकर आया हूँ। फिर ये लोग साथ में स्ट्रीट फूड खाने पहुँच जाते हैं और जिया यहाँ पर शेन के बारे में बहुत सारी बुराइयाँ करके अपनी सारी भड़ास निकाल रही होती है। इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तो जिया फिर अपना मुँह छिपा रही होती है कि उसने उसकी सारी बुराई सुन लिया। तभी फिर यहाँ पर जिया का फ्रेंड हान शेन के साथ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं जिया का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और मेरा नाम हान है। तो शेन भी उसे कहता है कि मैं जिया का करेंट बॉयफ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर जिया और हान का थोड़ा काम से रिलेटेड वाला आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो शेन कहता है कि तुम्हें देख लूँगा और वो जाने लगता है। तो जिया तुरंत ही उसे चिल्लाती है कि अगर तुमने फालतू मैटर को पर्सनल लेकर आए ना तो अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, तुम हान के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो शेन कहता है कि तुमने सच में इस बात पर यकीन कर लिया और तुम्हें लगा कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ जो ऐसा काम करूँगा। तो जिया फिर भी नहीं मान रही होती है। तो शेन उसे उठा के लेकर जाता है क्योंकि वो हान से बहुत जेलस हो रहा होता है। वो तुरंत ही उसे अपनी कार में बैठाने लगता है कि अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि हमें काम से जाना है। जिया चिल्ला रही होती है कि मुझे निकालो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कार में नहीं रहना चाहती हूँ, पर वो फिर भी नहीं मानता है। और यहाँ पर असिस्टेंट और जिया की एम्प्लॉय दोनों यहाँ पर इन दोनों की फाइट से डर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया की नींद खुलती है और उसकी असिस्टेंट यहाँ पर उसे गुड न्यूज़ सुनाने लगती है कि उन लोग की सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है एंड उनका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है कि वो लोग सबसे बेस्ट मार्केटिंग कंपनी है। तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसकी असिस्टेंट बताती है कि अभी हमें बस एक फैक्ट्री को पेमेंट करनी है, फिर ही हमारा लास्ट काम कंप्लीट हो पाएगा। तो जिया फिर शेन से इस बारे में बात करने जाती है कि बस ये लास्ट पेमेंट कंप्लीट हो जाए फिर उन लोगों को 10 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो जल्दी से पेमेंट कर दे। शेन फिर साइन कर देता है, कहता है कि ठीक है फिर तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके सारे पैसे ले लो। जिया खुश होती है और उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि वो बस अब इसी हफ्ते अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगी और इसे 10 मिलियन कमा कर दे भी देगी। ये सब बोलकर वो उसे बता देती है कि फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर वो उसे गुड बाय भी कर देगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो शेन फिर यहाँ पर अपने असिस्टेंट के सामने अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि जिया इतनी जल्दी में 10 मिलियन कमा कर उसे पीछे छुड़ाना चाहती है और उसे दूर होना चाहती है। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट कह रहा होता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ 10 मिलियन कमा कर वो थोड़ी ना उससे दूर हो पाएगी, क्योंकि उसने और भी 2 चीज़ें पूरी करने का वादा करी थी। पहला तो ये कि हुआई ग्रुप कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसका फाइनल करवाएगी और दूसरा उसकी फैमिली से डील करने में भी हेल्प करेगी। तो ये कहता है कि वैसे तो ये दोनों ही एक्स्ट्रा कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके लिए अनफेयर है। असिस्टेंट कहता है कि फिर बॉस क्या इन्हें कैंसिल करना है? शेन कहता है कि नहीं। फिर फाइनली यहाँ पर जिया की कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं कि उन लोगों ने 10 मिलियन कमाने का मिशन कंप्लीट कर लिए। फिर यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि क्या वो सच में उन लोगों को 10 टाइम ज़्यादा बोनस देगी और उन्हें आज पार्टी के तौर पे खाने की अच्छी वाली ट्रीट देगी। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। तो सारे एम्प्लॉयज़ खुशी से झूम रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वो सबसे बेस्ट बॉस है। असिस्टेंट कहने लगती है कि बॉस सच में, अब तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली आपको उस मिस्टर शेन से भी छुटकारा मिलने वाला है। आखिर उसने आपको कितना परेशान करके रखा था, आप कितनी बेचारी थी, लेकिन अब खुशी की बात है, अब तो आपको उस मिस्टर शेन का चेहरा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। पर जिया तो ये सुनकर खुश होती नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि बॉस क्या हुआ, आप अनहैप्पी हो? तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने सही कहा कि मुझे फ्रीडम मिल गई है। और फिर उसके बाद जिया यहाँ शेन से मिलने पहुँचती है और उसे बताती है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिए 10 मिलियन उसे कमा कर देने का। तो अब उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और वो कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो शेन कहता है कि लगता है तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ी नहीं थी, उसे वापस से पढ़ो, इसमें लिखा है कि तुम मुझे वाई ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाने में हेल्प करोगी। तो तुमने करी नहीं। तो जिया कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये क्या है? तो शेन कहता है कि देख लो, अच्छे से यहाँ पर वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। तभी जिया इतने में उसे वाई ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और कहती है कि देख लो, मैंने साइन करवा चुकी हूँ। तो शेन ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने ये कैसे करी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर जिया बताती है कि असल में तुम्हें पता ही नहीं है कि हान एक बहुत ही जीनियस होने के साथ साथ हुआई ग्रुप कंपनी का चेयरमैन भी है और वही वो सीक्रेट अमीर लड़का है जिसके बारे में अभी चीज़ें पब्लिक नहीं हुई है और जल्दी होगी। तो मैंने तो बस अपने पुराने फ्रेंड से छोटा सा फेवर मांगी और उसने तुरंत ही हेल्प कर दिया।
तभी तो जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे यही वाली शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे लिए वाई ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूँगी। तुम्हें मेरी बात सुनकर तभी क्या ये लगा था कि मैं बकवास कर रही हूँ बस। तो शेन कहता है कि लेकिन अभी तक तुमने पूरा मेरा फैमिली मैटर हैंडल करवाने में काम कर ही नहीं हो। तो वो कहती है कि क्योंकि तुमने ही इस चीज़ के लिए आगे मुझे बढ़ने ही नहीं दिए, तो अब तुम पहले अपने डैड से बात कर लेना और फिर मुझे कॉल करके बुलाना। मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये भी हैंडल कर लूँगी। और फिर ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि जिया की कंपनी में पहुंच जाती है और यहाँ बीच में पैर करके उसके असिस्टेंट को नीचे गिरा देती है। तो असिस्टेंट जैसे चिल्लाने लगती है तो लिन कहती है कि सच में जैसी तुम्हारी बॉस है वैसी तुम भी हो। इतने में यहाँ पर जिया जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। जिया कहने लगती है कि शैन ने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी पोजीशन हटाकर, और तुम अभी जो जॉब संभालती हो ना तुम उसी के लायक हो। तो फिर लिन कहने लग जाती है कि तुम ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हें क्या लगता है कि शैन तुमसे शादी करने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे डैड ने उसके डैड से ऑलरेडी हमारी शादी के बारे में बात कर चुके हैं और हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो अब मैं लीगली मिस्टर शैन की वाइफ बनने वाली हूँ। तो तुम बस उसके नाम की गर्लफ्रेंड बन के रह भी जाओगी ना तो तुम्हें रुलाने वाली हूँ। ये कह रही कि ठीक है फिर मिस लिन, मुझे तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना पड़ेगा कि तुम्हारी इतने अमीर बंदे के साथ शादी होने वाली है। लेकिन आखिर ये कोई वो चीज़ नहीं है जिसे तुम शो ऑफ करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा खुद का क्या है, तुम्हारी कोई वैल्यू तो खुद की नज़र नहीं आ रही है। तुम बस अपनी फैमिली कनेक्शन की मदद से ही उस मिस्टर शैन से शादी करने जा रही हो, तुम्हारा खुद का क्या है। और फिर यहाँ पर जिया ऐसे लिन का मजाक बना देती है तो लिन को गुस्सा आता है और वो जिया को थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो जिया उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये देखो कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, अगर तुम मुझ पर हाथ उठाकर मुझे मारोगी ना तो फिर तुम कल जेल में होगी। तो लिन को गुस्सा आता है और इतने में फिर उसे शैन की डैड की कॉल आ जाती है कि वो यहाँ कंपनी में आए हुए। तो फिर ये जिया को बताने लगती है कि अब तो शैन के डैड आ गए, तुम बचोगी नहीं। वो जिया का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मैं तुम्हें अंकल शैन के पास लेके चलती हूँ। तो जिया अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, वैसे भी मुझे अंकल को हेलो कहना ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन को उसके डैड गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं कि वो बस कुछ दिन के लिए क्या कंपनी नहीं आए, उसने लिन को उसकी जॉब की पोजीशन से हटाकर उसे कोई बेकार से डिपार्टमेंट में डाल दिया और एक छोटी सी जॉब दे दिया। तो यहाँ पर शैन कह देता है कि डैड मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जिन्हें कुछ नहीं आता और कोई काम के नहीं है। तो फिर इसके डैड गुस्सा होने लग जाते हैं और उसे ऑर्डर देने लगते हैं कि वो तुरंत ही जिया के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का और उसके साथ सारे रिश्ते भी तोड़ ले। तो फिर शैन साफ मना कर देता है कि मैं ना ये प्रोजेक्ट रोकने वाला हूँ और ना उसके साथ ब्रेकअप करने वाला हूँ। तो उसके डैड गुस्से में चिल्ला कर कहते हैं कि एक और बार बोलो। तो फिर वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं छोड़ने वाला, और दूसरा ये कि मैं अपनी इम्पॉर्टेंट पर्सन जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उसके डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जिससे तुम प्यार करते हो ना वो लड़की कोई काम की नहीं है और वो बस एक ऐसी गरीब लड़की है जो कि अमीर फैमिली के दम पर ही आगे बढ़ी है। तो यहाँ पर फिर शैन अपने डैड को जिया का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि आप खुद ही देख लो कि उसने अपने खुद के दम पर कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट करवाई है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि उसके अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ है। तो दोबारा ऐसा मत बोलना कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कहते हैं कि उसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटी है तो भी क्या हो गया है, तो वो एक गरीब लड़की ना, तो फिर वो हमारी फैमिली के लायक नहीं है, ऐसे हमारी फैमिली की बेइज्जती होगी। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो कल तुम्हें लिन के साथ इंगेजमेंट सेरेमनी करनी होगी। और ये बोलकर जैसे यहाँ पर शैन के डैड जाने लगते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जिया खड़ी होती है। तो वो उसे कहने लग जाते हैं कि ये कंपनी तुम्हारी यहाँ आने की कोई जगह नहीं है। तो शैन जल्दी से जिया का हाथ पकड़ता है और अपने डैड से कह देता है कि वो नहीं बल्कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर उसके डैड गुस्से में चले जाते हैं और उनके साथ लिन भी चली जाती है। फिर जिया कहती है कि सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर शैन मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। तो शैन कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारी सच्ची वाली तारीफ़ कर रहा था। जिया कहती है कि तुम्हें क्या डर लग रहा है कि तुम्हारे डैड मुझे बुली करेंगे। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम मेरी पर्सन हो और मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। जिया कहती है कि अब तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो तो मैंने डिसाइड करी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंगेजमेंट पार्टी में चलूँगी चीज़ें हैंडल करने को। तो वो कहता है कि नहीं तुम मत जाओ, मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं ऐसे कैसे चलेगा, आखिर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारा 3rd रूल यही था ना कि मुझे तुम्हारी इस बिज़नेस मैरिज से बचाने में तुम्हारी मदद करनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है।
इतना अच्छा मौका मैं मिस नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा काम पूरा करना होगा ताकि फिर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सके। शेन कहता है कि क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, देखो मैंने फर्स्ट 10 मिलियन वाला मिशन भी कंप्लीट कर लिया और तुम्हें 10 मिलियन वापस दे दी। दूसरा, मैंने हुआई ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा साइन करवा दी। और तीसरा, जो कि अब तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम से डील करने का है और उस लिन से तुम्हारा पीछे छुड़ाने का है, बस अब मैं वो कर दूंगी। और देखना वो लिन फिर तुम पर पूरा कम्प्लीटली गिव अप कर देगी और हमारा काम हो जाएगा। शेन जिया को इस पर कुछ कहना चाह रहा होता है पर फिर वो कह ही नहीं पाता और कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम क्या करने वाली हो एंगेजमेंट पार्टी में। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगी। और फिर पार्टी वाले दिन जिया शेन के साथ पहुँच जाती है तो मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है इन दोनों को देखकर और वो कहने लगती है कि जिया, बस अब तुम साथ दे रही हो ना तो फिक्र मत करो, मैं तो तुम लोग की सपोर्ट में हूँ और मैं देखती हूँ कि तुम लोग को कौन अलग करता है। शेन के डैड जिया को देखकर शेन को चिल्लाते हैं कि तुमने इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। तो शेन कहता है कि डैड, जब मेरी वेडिंग चल रही है तो बिना उसके आखिर मेरी वेडिंग कैसे होगी। लिन के मॉम डैड फिर पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो शेन की मॉम तुरंत ही बताने लगती है कि उनके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड जिया के बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और उनकी बेटी लिन उन लोग के बीच में आ रही है। तभी जैसे ही लिन यहाँ पर आती है तो वो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेरी और शेन की एंगेजमेंट पार्टी है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो शेन की मॉम कह देती है कि जाना उसे नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है और मेरे बेटे की शादी उसी से होगी। तो यहाँ पर लिन की मॉम कहने लग जाती है कि शेन की मॉम, आखिर आप ऐसे कैसे बोल रही है, हमें दोनों बच्चों के फ्यूचर का भी तो सोचना होगा ना और हमारे बिजनेस का भी, जिससे हम दोनों को ही फ़ायदा हो। तो शेन के डैड भी फिर उसे कंपनी के फ़ायदे के बारे में समझाने लगते हैं कि इसलिए उसे लिन से शादी करनी चाहिए और वो जिया से कह देते हैं कि अच्छा रहेगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पर लिन ने अपने किसी खास अंकल को बुलाई होती है जो कि बहुत ही अमीर है और वो उनकी सिफारिश पर अपनी और शेन की शादी करने के लिए ही उन्हें बुलवाई होती है। वो तो बड़े खुश होते हैं ये करने के लिए, पर जैसे ही वो जिया को देखते हैं तो उससे बातें करने लग जाते हैं और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ग्रैंड पा को बहुत टाइम से जानते हैं। क्योंकि असल में जिया कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है बल्कि एक अमीर शू फैमिली से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर अंकल तो शेन के डैड को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि वो लोग कितने लकी हैं जो उनके बेटे की शादी शू फैमिली के ग्रैंड डॉटर के साथ हो रही है। और फिर ये अंकल तो शॉक हो जाते हैं कि लिन के मॉम डैड ने यहाँ पर उनकी प्यारी बेटी लिन की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाए थे, पर अंकल अब साफ मना कर देते हैं कि उसे ऐसी ख़राब लड़की नहीं बनना चाहिए और एक अच्छे कपल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो लिन की मॉम यहाँ पर अपने भाई से कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें लिन की शादी के बारे में बात करने बुलाई थी। पर वो बिल्कुल नहीं सुनता और जिया से बात कर रहा होता है। फिर पार्टी के बाद जिया और शेन यहाँ से कार में बैठ कर जाने के लिए निकलते हैं और जिया फिर शेन को अपनी फैमिली की आइडेंटिटी के बारे में बता देती है और कहती है कि वैसे तुम्हें पहले ये पता लग गया था ना। तो वो कहता है कि हाँ, अभी उसे जल्दी में ही सारी चीज़ें पता लगी। जिया कहती है कि वैसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी हेल्प कर चुकी हूँ तुम्हारा उस लिन से पीछे छुड़ाने में, तो अब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट डे जी अपना काम कर रही होती है और तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे तुरंत ही घर पे कोई चीज़ के बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं। तो जिया कहती है कि मॉम डैड आखिर क्या हुआ है। तो फिर उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम हमसे कुछ बड़ी चीज़ छुपा रही थी, हमें इस बारे में पता लग चुका है कि तुम्हारी कंपनी कोई प्रॉब्लम में फंस गई थी। तो फिर जिया बता देती है कि हाँ, असल में जो मेरा बिज़नेस पार्टनर था वो 10 मिलियन लेकर भाग गया था तो मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया था, पर अब आप लोग फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर दी हूँ। अब मेरी और लिन ग्रुप कंपनी के बीच में अच्छा कॉन्टैक्ट चल रहा है और सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है कि उसने बिज़नेस के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ली और अपने ग्रैंडपा के दिए हुए घर को भी उसने रिस्क पे डाल दी थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे इस बात पे डांट रही होती है और कह रही होती है कि घर इतना बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारी इमेज ख़राब होती। मॉम तो जिया से इस बात पर भी गुस्सा आने लगती है कि उसे शेन के साथ भी अपने सारे रिश्ते कट कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर फिर जिया तुरंत ही बताती है कि असल में मेरे और उसके बीच में कोई रियल रिलेशन नहीं है, हम लोग तो बस एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था और मैं उसकी फैमिली प्रॉब्लम से डील करने में उसकी मदद कर रही थी। तो यहाँ पर फिर उसके डैड गुस्सा आने लग जाते हैं कि उस दिन अगर अंकल ली वहाँ पर घर नहीं गए होते तो उसकी मदद कौन करता
वो शैन की फैमिली तो उसके पीछे पड़ गए थे उसे बुली करने को। तो जिया कहने लगती है कि डैड, शैन ने मुझे बुली नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर यहाँ पर जिया के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तुम्हें पता है कि जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को वहाँ पर बुली किया गया तो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पर जिया के डैड उसे कह देते हैं कि उसके ऊपर अभी जो भी पैसों की प्रॉब्लम है ना, वो सब उसके लिए वो सॉल्व कर देंगे। जिया मना कर रही होती है तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो मैं करूँ, लेकिन ये कोई बर्डन नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इतना सहते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस मिस्टर शेन के ऊपर डिपेंड होना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें अपनी डिग्निटी खोनी पड़े। पर हम देखते हैं कि जिया शेन के साथ काम करना बिल्कुल नहीं बंद करती है, बल्कि वो तो उसे और भी कुछ अच्छे ऑफर देता है तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है और अपना काम पर लग जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर शेन की मॉम उसे मिलने आई होती है और कहती है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। वो कहती है कि चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम्हें सिखाती हूँ कि लड़कियों को कैसे परस्यू करते हैं। फिर मॉम यहाँ पर उसे बहुत सारी टिप्स दे रही होती है और शेन सब कुछ नोट कर रहा होता है। और फिर अपनी मॉम के सिखाने के बाद शेन यहाँ पर जिया को परस्यू करने के लिए पहुँच जाता है। वो उसके लिए हर चीज़ का ख्याल रख रहा होता है और एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड का रोल निभा रहा होता है। दोनों साथ में कई जगह घूमने पर भी जाते हैं और फिर शेन फाइनली जिया से अपनी रियल फीलिंग्स कन्फेस भी करता है, पर वो इतनी इजीली नहीं मानती है। तो शेन बस उसे शांत होकर मनाने में लगा होता है। वो जिया के लिए हर चीज़ में उसकी हेल्प करता है और उसके साथ पीछे पीछे काम पे भी लगा होता है। और यहाँ पर फिर घर में आकर उसके लिए कुकिंग भी करता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तभी इन लोग के बीच में हान भी आने लगता है और वो जिया को कोई गिफ्ट दे रहा होता है। तो उसे देखकर शेन कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए से कई गुना ज़्यादा अच्छी डायमंड रिंग खरीद के दे सकता हूँ। जिया कहती है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है बल्कि बहुत ही डिवाइन चीज़ है। और फिर यहाँ पर दोनों ही लड़के जिया के लिए आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तो जिया दोनों को ही अपने घर से बाहर निकल देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जैसे अपने घर से बाहर निकलती है अपनी कंपनी जाने के लिए, तभी यहाँ पर शैन उसे बाहर ही मिल जाता है और वो कहता है कि अब से वो उसके असिस्टेंट का रोल निभाएगा और उसके लिए सारे काम करेगा। तो जिया भी मान जाती है। फिर लोग एक रेस्टोरेंट में लंच भी करने जाते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर जिया फिर अब मान जाती है कि अब वो उसको जॉब में हाँ कहना चाहती है कि वो दोनों सच में डेट कर सकते हैं। फिर फाइनली दोनों डेट करने लग जाते हैं और शेन जिया को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है। और अब तो शेन की मॉम तो खुश होती है, ऊपर से उसके डैड भी मान जाते हैं इन लोग की शादी के लिए। और फिर फाइनली शेन यहाँ पर जिया के साथ उसके मॉम डैड से मिलने जाता है और उन्हें यहाँ पर अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी जिया के लिए सच में बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ और मैंने अपने कंपनी के सारे शेयर्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया हूँ। मैं ये सब से आप लोग को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं जिया के लिए सच में सिंसियर हूँ और अगर मैंने कभी आपकी बेटी का दिल दुखाया ना तो आप इन सभी को लीक करके मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, फिर मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर उसके डैड और मॉम दोनों ही कहने लगते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कितना नहीं, लेकिन हमारी बेटी की आँख में से कभी आंसू नहीं आने चाहिए और उसका तुम्हें हमेशा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर फिर शैन पूरा प्रॉमिस करता है और जिया फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसके पेरेंट्स मान गए। और फिर हम देखते हैं कि शैन पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सामने जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और सभी फिर इन लोगों को वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।